हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप क्लास 12th अकाउंटेंसी का एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन या फिर घंटे बचे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस सिंगल वीडियो में हम पूरी अकाउंटेंसी का रिवीजन करेंगे, सिर्फ वही टॉपिक्स या वही कॉन्सेप्ट्स जो बोर्ड में गारंटीड आते हैं। ये कोई डिटेल्ड थ्योरी क्लास नहीं है, ये है लास्ट डे रिवीजन जिससे आप अपने मार्क्स को 20 से 30 तक इम्प्रूव कर सकते हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो अकाउंटेंसी का पेपर आपके लिए मैनेजेबल और स्कोरिंग हो जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटेंसी का बोर्ड का पेपर होता कैसा है, क्योंकि जब तक पेपर का पैटर्न क्लियर नहीं होगा तब तक प्रिपरेशन भी कंफ्यूज रहेगी। क्लास 12th अकाउंटेंसी का पेपर होता है 80 मार्क्स का, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों का प्रॉपर बैलेंस होता है। इस पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग न्यूमेरिकल्स भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चंस रैंडमली नहीं होते। हर साल कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां से गारंटीड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप इन स्कोरिंग चैप्टर्स को स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इजीली 60+ मार्क्स सिर्फ न्यूमेरिकल से स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में हम वही स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं। पहले हाई वेटेज चैप्टर्स, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट्स और लास्ट में एग्जाम ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन टिप्स। सो वीडियो को सीरियल ऑर्डर में देखना, क्योंकि हर नेक्स्ट पार्ट प्रीवियस पार्ट से कनेक्टेड होगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट से, विच इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर ऑलमोस्ट हर साल लॉन्ग न्यूमेरिकल की फॉर्म में आता ही आता है, इसलिए इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना। सबसे पहला टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशो। एडमिशन के टाइम सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स ने अपना कितना प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है न्यू पार्टनर के फेवर में। याद रखना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। एग्जाम में यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है, इसलिए कैलकुलेशन के बाद आंसर क्रॉस चेक जरूर करना। फिर गुडविल प्रीमियम मेथड। गुडविल का मतलब होता है फर्म की रेप्यूटेशन। एडमिशन के टाइम अगर न्यू पार्टनर गुडविल के लिए कैश लाता है तो उसे कहते हैं प्रीमियम मेथड। इस केस में गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होता, सिर्फ कैश को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर रखना, क्योंकि यहीं पर डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है गुडविल का रिवैल्यूएशन मेथड। इस मेथड में गुडविल को इनडायरेक्टली एडजस्ट किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। अगर गुडविल इंक्रीज होती है तो ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है, और अगर गुडविल डिक्रीज हो जाती है, बोर्ड एग्जाम्स में ये मेथड ज्यादा प्रीफर किया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। फिर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू को रिकॉर्ड करना। रूल्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं, इंक्रीज इन एसेट्स या डिक्रीज इन लाइबिलिटी सो क्रेडिट साइड, और अगर डिक्रीज इन एसेट्स या इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर हो जाता है। लास्ट स्टेप होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का। यहाँ हम देखते हैं कि न्यू पार्टनर का कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग है भी या फिर नहीं। अगर एक्सेस है तो विड्रॉ हो जाएगा, और अगर लेस है तो ब्रिंग इन करेंगे। इस स्टेप को स्किप करने से फुल क्वेश्चन के मार्क्स कट आउट हो जाते हैं, इसलिए अलर्ट रहना। अब आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट के सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, विच इज रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन अगर स्टेप्स क्लियर हों तो फिर ये चैप्टर हाईली स्कोरिंग है। देखो, सबसे पहले आता है गेनिंग रेशो। रिटायरमेंट या फिर डेथ के केस में रिमेनिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, इसलिए यहाँ पर आ जाता है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इस रेशो का यूज गुडविल और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को एडजस्ट करने में किया जाता है। रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर मिलता है। गुडविल का एडजस्टमेंट रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल से गेनिंग रेशो में होता है। एग्जाम में यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो डायरेक्ट मार्क्स लॉस होता है, इसलिए स्टेप वाइज कैलकुलेशन लिखिएगा।
ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन, जैसे एडमिशन में रिवैल्यूएशन होता है वैसे ही रिटायरमेंट और डेथ में भी रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस सभी पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो पार्टनर्स के नाम पर होती है। एग्जाम में यूजुअली बेसिक ट्रीटमेंट पूछा जाता है, पॉलिसी अमाउंट रिसीव हुई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के कैपिटल में। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस बोर्ड्स में नहीं आते, इसलिए बेसिक जर्नल एंट्रीज याद रखना काफ़ी है। फिर आता है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। डेथ के केस में रिटायरिंग पार्टनर की जगह आता है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इस अकाउंट में डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट टिल डेट सब एडजस्ट किया जाता है। अगर आप फॉर्मेट सही फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन भी स्कोरिंग बन जाएगा। अब हम पार्टनरशिप अकाउंट के लास्ट चैप्टर पर आते हैं, विच इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली इजी होता है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो अकाउंट्स का ऑर्डर और फॉर्मेट सही फॉलो करते हैं। इसलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कौन सा अकाउंट पहले बनता है, कौन सा बाद में, और एग्जाम में एंट्रीज कैसे लिखनी होती हैं। डिसोल्यूशन के टाइम सबसे पहला अकाउंट जो बनता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट का पर्पस होता है फर्म के एसेट्स को रियलाइज करना और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना। रूल्स सिंपल हैं, एसेट्स ट्रांसफर डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन और लाइबिलिटीज ट्रांसफर क्रेडिट साइड ऑफ रियल। अगर जो एसेट्स हैं वो कैश में सेल हो जाते हैं तो जो कैश है वो डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट का फाइनल बैलेंस प्रॉफिट या लॉस शो करता है जो पार्टनर्स के कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में नरेशन लिखना प्रेजेंटेशन मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो नरेशन जरूर लिखना। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट या लॉस, रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस सब एडजस्ट किया जाता है। अगर पार्टनर को फर्म से पैसा मिलना है तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर पार्टनर ने फर्म को पैसा देना है तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा कैश या फिर बैंक अकाउंट से सेटल किया जाता है। कॉमन मिस्टेक, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को मिक्स मत करना, बोर्ड्स में यहीं पर मार्क्स कट होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कैश या फिर बैंक अकाउंट। इस अकाउंट में सारी कैश रिसीव्ड्स और पेमेंट्स शो होती हैं, जैसे एसेट्स का सेल, लाइबिलिटीज की पेमेंट और पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट। एग्जाम में यह अकाउंट सबसे इजी होता है, लेकिन स्टूडेंट्स जल्दी में अमाउंट्स गलत ट्रांसफर कर देते हैं कभी कभी। इसलिए मेरी तरफ से सजेशन ये होगा कि कैश अकाउंट सबसे लास्ट में बनाना और सारे अमाउंट्स को पहले वेरीफाई कर लेना। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी अपनी डेफिशिएंसी पे नहीं कर सकता। बोर्ड्स में मोस्टली सिंपल इंसॉल्वेंसी केसेस आते हैं जहां गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल अप्लाई होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स में उनके लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो में शेयर्ड होती है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो तो इंसॉल्वेंसी क्वेश्चंस भी स्कोरिंग बन जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जहां कॉन्सेप्ट कम और फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप अकाउंट्स का ऑर्डर सही रखोगे तो चैप्टर आपको मार्क्स 100% दिलाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हम दो चीज़ों को समझेंगे, इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कंपनी अपनी कैपिटल रेज करने के लिए पब्लिक को शेयर्स इशू कर देती है तो उसे इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। जब शेयर्स फेस वैल्यू पर ही इशू होते हैं, यानी इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो इसे इशू एट पार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू ₹10 और इशू प्राइस ₹10। जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आता है, सिर्फ कैपिटल क्रिएट होती है। दूसरा आता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब शेयर्स फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर इशू होते हैं तो उसे इशू एट
प्रीमियम कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, इश्यू प्राइस है 15 रुपीज़, तो प्रीमियम आ गया आपका ₹5। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अमाउंट कैपिटल रिजर्व नहीं बल्कि सेपरेट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। थर्ड होता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। जब शेयर्स फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इश्यू होते हैं तो उसको इश्यू एट डिस्काउंट कह देते हैं। कंपनीज अकाउंट के अकॉर्डिंग आजकल शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किए जा सकते एक्सेप्ट स्पेशल केसेस। एग्जाम के लिए एंट्री ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, जब प्रो राटा अलॉटमेंट, जब कंपनी को एप्लीकेशन ज़्यादा मिल जाती हैं और शेयर्स कम होते हैं तो कंपनी प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट करती है। कहने का मतलब ये है जितने अप्लाई किए उतने नहीं मिलते, प्रोपोर्शन में मिलते हैं। जर्नल एंट्रीज हमेशा क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग बनती है, इसलिए सम्स प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है कि जो बैलेंस शीट है वहाँ पर शेयर्स कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं। तो बैलेंस शीट के इक्विटी और लायबिलिटी साइड में आता है शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर गिवन है तो। फिर बात करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर की। डिबेंचर कंपनी के लोन होते हैं, ऑनर्स फंड नहीं। कंपनी इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करती है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, जब डिबेंचर्स फेस वैल्यू पर इशू होते हैं तो उसे इशू एट पार कह देते हैं। जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। दूसरा आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, जब डिबेंचर्स फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू होते हैं तो उसे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट कह देते हैं। जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। थर्ड होता है आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कहा जाता है। ये एक कैपिटल लॉस होता है और बैलेंस शीट में मिसलीनियस एक्सपेंडिचर के अंडर शो कर दिया जाता है। फोर्थ वन इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब कंपनी एक ही बार में सारे डिबेंचर्स रीपे कर देती है तो इसे लंपसम रिडेम्पशंस कह देते हैं। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैलेंस शीट में डिबेंचर्स कहाँ शो किए जाते हैं? तो बैलेंस शीट के नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स को शो किया जाता है। अब हम कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को। तो इस पार्ट में हम दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा ईयर्स के फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर किया जाता है ताकि हम ये एनालाइज कर सकें कि बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या फिर डेक्लाइन। इसका जो पर्पस होता है वो होता है ग्रोथ या फिर डेक्लाइन का पता लगाना, ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यह हमें बताता है कि वैल्यू कितनी अमाउंट से इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। परसेंटेज चेंज से हमें ये पता चलता है कि चेंज कितने परसेंट का हुआ है। फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। एग्जाम में फॉर्मूला लिखना और कैलकुलेशन शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर परसेंटेज इंक्रीज ज़्यादा है तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग मानी जाती है। कॉमन साइज स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हर टर्म को परसेंटेज फॉर्म में शो किया जाता है ताकि डिफरेंट ईयर्स या फिर डिफरेंट फर्म्स का इजीली कंपैरिजन हो सके। वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट को वर्टिकली एनालाइज भी कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट में नेट सेल्स 100% और बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स 100%। बाकी सारे टर्म्स को बेस के परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंडिविजुअल टर्म डिवाइडेड बाय बेस टर्म इनटू 100। यही फॉर्मूला एग्जाम में लिखना होता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट के यूजेस, कॉस्ट स्ट्रक्चर का एनालिसिस, एक्सपेंस कंट्रोल चेक करना, इंटर फर्म कंपैरिजन और फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प। सो स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमें बताता है कि कितना चेंज हुआ और कॉमन साइज स्टेटमेंट बताता है स्ट्रक्चर कैसा है।
दोनों चैप्टर्स एग्जाम के लिए हाई स्कोरिंग है, बस फॉर्मेट्स और फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियो की। अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा टूल है जिससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करते हैं। रेशियोज मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। अब हम तीनों का मीनिंग, फॉर्मूला और स्मॉल न्यूमेरिकल्स के साथ समझेंगे। देखो, सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियो। तो ये हमें बताता है कि बिजनेस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए कितना कैपेबल है। इसमें एक तो आता है करंट रेशियो। करंट रेशियो ये चेक करता है कि बिजनेस के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे करने के लिए इनफ करंट एसेट्स है भी या फिर नहीं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसमें जो आइडियल रेशियो माना जाता है वो माना जाता है 2:1 का। ठीक है। दूसरा आता है क्विक रेशियो, जिसे हम लिक्विड रेशियो भी बोल देते हैं। क्विक रेशियो सिर्फ उन एसेट्स को कंसीडर करता है जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का भी आइडियल रेशियो होता है, वो होता है 1:1। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है और रिसोर्सेज का यूज कितना एफिशिएंटली हो रहा है। इसमें आता है पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये शो करता है कि सेल्स पर बिजनेस का ग्रॉस मार्जिन कितना है। फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। थर्ड वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI बताता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट पर बिजनेस को कितना रिटर्न मिल रहा है। इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसका जो थर्ड वन इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करता है। इसमें पहला आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये शो करता है कि बिजनेस में आउटसाइडर्स का पैसा ज्यादा है या फिर ऑनर्स का पैसा। इसका फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। इसका भी आइडियल रेशियो होता है जो कि है 2:1। प्रोप्राइटरी रेशियो ये हमें बताता है कि टोटल एसेट्स में से ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशियो से हम बिजनेस की लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सोल्वेंसी तीनों चीजों को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। एग्जाम में फॉर्मूला प्लस इंटरप्रिटेशन प्लस स्मॉल कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर मार्क्स गेनिंग। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बताता है कैश कहाँ से आता है यानी इनफ्लो और कैश कहाँ पर गया यानी आउटफ्लो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसमें सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कंसीडर किए जाते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं। कैश फ्लो का क्लासिफिकेशन ये 3 एक्टिविटीज में डिवाइड होता है। पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा फाइनेंसिंग। इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कंपनी के मेन बिजनेस ऑपरेशंस से रिलेटेड कैश फ्लोज, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, कैश पेड टू द एम्प्लॉइज, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स पेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरली डायरेक्ट मेथड या फिर इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट होती है। बोर्ड्स में ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड आता है। इनडायरेक्ट मेथड का बेसिक आइडिया, इसमें हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म से, फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं ताकि एक्चुअल कैश फ्लो मिल सके। एडजस्टमेंट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो फर्स्ट वन इज डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इसमें कैश एक्चुअली पे नहीं होता, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री होती है, इसलिए डेप्रिशिएशन ऐड बैक किया जाता है। रूल याद रखना, नॉन कैश एक्सपेंस ऑलवेज ऐड बैक। सेकेंड है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। एसेट सेल से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, इसलिए एडजस्टमेंट जरूरी है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश नहीं अकाउंटिंग गेन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस इज इक्वल टू नॉन कैश टर्म, इसलिए एड बैक।
थर्ड वन इज वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट कैश पर डायरेक्टली पड़ता है। सो इंक्रीज और डिक्रीज रूल्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, कैश यूज हुआ है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, कैश फ्री हुआ है तो ऐड होगा, तो ऐड कर दिया जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, कैश बच गया है यानी ऐड कर दिया जाएगा। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का मतलब है कैश पे किया गया है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। एग्जाम के लिए याद रखना, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रीट करना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का रिलेशन होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स से। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश आउटफ्लो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश इनफ्लो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आउटफ्लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इनफ्लो। ये सेक्शन जनरली इजी और स्कोरिंग होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का रिलेशन होता है कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। एग्जाम्पल्स इश्यू ऑफ शेयर्स, कैश इनफ्लो। रिडेम्पशंस ऑफ शेयर्स, कैश आउटफ्लो। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इनफ्लो। रीपेमेंट ऑफ लो, आउटफ्लो। डिविडेंड पेड, आउटफ्लो। लास्ट 24 आवर्स एग्जाम स्ट्रेटेजी। सबसे पहला प्रेजेंटेशन टिप्स। हर आंसर को प्रॉपर हेडिंग से स्टार्ट करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो, ठीक है। पॉइंट्स हमेशा नंबरिंग या फिर बुलेट पॉइंट्स में लिखो। ओवर राइटिंग या फिर कटिंग से बचो। और बैलेंस शीट या जितने भी बैलेंस शीट या फिर जर्नल एंट्री या जो भी फॉर्मेट्स आप बनाओगे उनको क्लियरली रिप्रेजेंट करो और उनमें नीट स्पेसिंग रखो, ठीक है। दूसरा है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अकाउंट्स में सबसे कॉमन मार्क्स लॉस होता है फॉर्मेट की वजह से। करेक्ट फॉर्मेट हमेशा फॉलो करो। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। एंट्री लिखते वक्त डेबिट और क्रेडिट क्लियरली लिखना बहुत ज़रूरी है। और नरेशन को कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि नरेशन को कभी भी स्किप मत करो। थर्ड आता है आपका वर्किंग नोट्स, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग नोट्स को लाइटली लेते हैं, लेकिन सच ये है कि वर्किंग नोट्स फ्री के मार्क्स देते हैं। वर्किंग नोट्स को क्लियरली लेबल करो। कैलकुलेशन स्टेप्स क्लियरली दिखाओ। इवन अगर फाइनल आंसर गलत हो जाता है तो फाइनल आंसर आपका गलत हो जाता है, वर्किंग सही है, तो स्टेप्स में मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए फॉर्मूला या लॉजिक कभी दिमाग में मत रखो, पेपर पे लिखो। टाइम मैनेजमेंट, 3 आवर्स का पेपर है तो बिना प्लान के अटेम्प्ट करना बिल्कुल गलत है। फर्स्ट 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीडिंग प्लस सिलेक्शन। नेक्स्ट 2 आवर्स 15 मिनट्स आंसर लिखना इजी टू डिफिकल्ट ऑर्डर। एंड लास्ट 30 मिनट्स रिविजन प्लस कैलकुलेशन रीचेक। हर क्वेश्चन के लिए अप्रोक्स मार्क्स इंटू 1.8 मिनट्स का रूल फॉलो करो। अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा है तो स्किप कर दो, बाद में वापस आ जाए। लास्ट 24 आवर्स में नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस जो आता है उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना होता है। स्ट्रेटेजी सही होगी तो पेपर खुद ईजी लगेगा। So stay calm, stay confident. Thank you.